नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने शुक्रवार देर रात बीबीसी को बताया कि इजरायल को गजा पर बमबारी करना और नागरिकों को मारना बंद करना चाहिए। बता दें, ऐसा करने वाले फ्रांस पश्चिमी देशों में पहला देश है। मैक्रों ने कहा कि बमबारी का कोई औचित्य नहीं था। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम से इजरायल को फायदा ही होगा। उन्होंने कहा कि इजरायल के अपनी सुरक्षा के अधिकार को वो स्वीकार करते हुए हम उनसे गजा में इस बमबारी को रोकने का आग्रह करते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्रांस हमास की आतंकवादी कार्रवाइयों की स्पष्ट रूप से निंदा करता है, लेकिन बमबारी का कोई औचित्य नहीं है, और कहा कि युद्ध विराम से इजरायल को फायदा होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या वो चाहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य नेता भी युद्ध विराम के उनके आह्वान में शामिल हों, मैक्रों ने कहा, मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा ने कहा है कि उनका देश गजा पट्टी में गहराते मानवीय संकट को कम करने के प्रयासों में नेतृत्व करना चाहता है। उन्होंने कहा कि जापान इजरायल के साथ एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए 2 स्टेट्स सॉल्यूशन को साकार करने की दिशा में अन्य देशों के साथ भी सक्रिय रूप से काम करेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य मानवीय स्थिति में सुधार करना और कम समय में तनाव कम करने में मदद करना होगा। फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार को न्यूयॉर्क टाइम्स की लॉबी पर कब्जा कर लिया और मीडिया पर इजरायल हमास युद्ध के कवरेज में इजरायल के प्रति पूर्वाग्रह दिखाने का आरोप लगाते हुए गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की। वो 1 घंटे से अधिक समय तक रुके और गजा में मारे गए हजारों फिलिस्तीनियों के नाम पढ़े, जिनमें कम से कम 36 पत्रकार भी शामिल थे, जिनकी युद्ध शुरू होने के बाद से मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा इजरायल के हमलों का विरोध करने के लिए हजारों लोगों ने मिडटाउन मैनहट्टन के माध्यम से मार्च किया। चीन में एक बार फिर कोरोना संक्रमण फैलने की खबर है। अक्टूबर महीने में यहां कोरोना संक्रमण के 209 मामले सामने आए थे। इस दौरान संक्रमण से 24 लोगों की मौत हुई है। हालांकि चीन में संक्रामक बीमारियों को नियंत्रित करने से जुड़े विभाग ने कहा है कि कोरोना की वजह से होने वाली सांस संबंधी दिक्कत से किसी की मौत नहीं हुई है। ये मौतें कोरोना और दूसरी बीमारियों की वजह से हुई हैं। इन मौतों के लिए अकेला कोरोना संक्रमण जिम्मेदार नहीं है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जेल से एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जेल की सलाखों के पीछे कई दिन बीत चुके हैं। हर दिन के साथ निरंकुश सत्ता से लड़ने की इच्छा शक्ति और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि दमन जितना उग्र होता है, विरोध जन आक्रोश से भी उतना ही तीव्र होता है। संजय सिंह ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल का काम मोदी सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया है। बीजेपी को लगा अगर देश की जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर वोट देने लगी तो हमारा क्या होगा। मोदी और बीजेपी के लिए यह बड़ी कठिनाई बन गई। इसी कारण उन्होंने दमन का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी मोदी के शरण में जाते ही राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के सारे बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ हैं। मोदी सरकार की कार्यप्रणाली बिल्कुल साफ है। ईडी, सीबीआई से जांच कराओ, डराओ, धमकाओ, दूसरे पार्टियों को तोड़ो। जब बेईमान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो जांच बंद कर दो। संजय सिंह ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी मुझे खामोश करने की एक कोशिश है। पूरा देश जानता है मैंने हमेशा मोदी सरकार के अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई है, ना डरा ना झुका। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूँ। पूरा जीवन देश और समाज की सेवा का संकल्प लिया है। रक्तदान, श्रमदान से लेकर राष्ट्रीय आपदाओं तक में अपनी भूमिका निभाई। मैं हर लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। आप भी अपनी आवाज बुलंद कीजिए। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए सुना जा सकते हैं कि बॉयफ्रेंड कभी भी बदल लेती हैं लड़कियां। इसको लेकर सुरेंद्र राजपूत ने लिखा है कि ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, सीएम बनने के सपने पाले बैठे हैं और लड़कियों के प्रति इनकी सोच सुन लीजिए तो आपके कान से खून निकलने लगेगा। नीचता की हद में गिरकर कह रहे हैं कि लड़कियां कभी भी बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। धिक्कार ऐसे नेताओं पर, गोदी मीडिया और एंकर पर जो नीतीश जी को माफी मांगने के बाद भी उन्हें कोस रहे हैं, पर कैलाश पर चुप हैं। इसके अलावा उसी वीडियो पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने लिखा है कि शायद आज भाजपा के इस वरिष्ठ नेता की भौनी टिप्पणी पर टेलीविजन डिबेट्स अवश्य होंगी। राजस्थान में चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन पार्टियां बदलने का सिलसिला अभी भी नहीं रुक रहा है। आज राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामगोपाल बैरवा और पूर्व विधायक अशोक तंवर समेत कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस नेता और जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सोशल मीडिया पर फलौदी के सट्टा बाजार का जिक्र कर 4 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की जीत बताई है।
जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें राजस्थान में कांग्रेस को 120 से 130 सीटें और बीजेपी को 40 से 50 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 140 से 150 सीटें और बीजेपी को 60 से 70 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 75 से 80 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं और बीजेपी को 5 से 7 सीटें और तेलंगाना में कांग्रेस को 65 से 72 सीटें और बीआरएस और बीजेपी को 35 से 40 सीटें मिलती हुई बताई गई हैं। हालांकि सत्य हिंदी इस दावे की पुष्टि नहीं करता है, ये दावा गलत भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने यही रिपोर्ट कार्ड ट्वीट किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावे के उलट समीकरण बताए गए हैं। भारत कर्नाटक के कद्दावर लिंगायत नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के चरण छूने को तैयार हो गई है। भाजपा ने 78 साल के येदियुरप्पा को किनारे करने की कोशिश की और पिछला विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा था। पार्टी कर्नाटक में बुरी तरह हार गई, लेकिन परिवारवाद का विरोध करने वाली पार्टी ने शुक्रवार को उनके 47 वर्षीय बेटे BY विजेंद्र को ही अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। विजेंद्र भाजपा विधायक हैं। पार्टी ने इस बार उन्हें टिकट भी दिया था, यानी कर्नाटक भाजपा अब फिर से येदियुरप्पा की छाया में है। इसके बाद टीएमसी नेता साकेत गोखले का कहना है कि उनकी योग्यता क्या है कि वो येदियुरप्पा के बेटे हैं। पीएम मोदी का ढकोसा और बेशर्मी हमेशा की तरह असीमित है। मध्य प्रदेश के चुनाव में अब कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो सिंधिया के महल को चौपाटी बना देंगे। राज बब्बर ने कहा कि गरीबों ने महल नहीं देखे हैं। जब कांग्रेस सरकार में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा तो लोग भी महल देखने जाएंगे, क्योंकि महल है तो जनता और ग्वालियर का है, इसलिए जनता महल में जाएगी और वहां पर मजे से चाट खाएगी। ईडी ने नौकरियों के बदले जमीन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के कथित करीबी संबंधों वाले व्यवसायी अमित कत्याल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक अमित कत्याल की कंपनी नौकरी के बदले जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थी। AK इन्फोसिस्टम का मामला एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी और CBI की जांच के दायरे में है। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने पहले भी कत्याल को कई समन जारी किए थे और अधिकारियों ने बताया कि वो लगभग 2 महीने से एजेंसी के समन से बच रहे थे। ईडी के अनुसार कत्याल राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के करीबी सहयोगी हैं। अमेरिकी न्यूज संगठन वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में सोशल मीडिया की आज़ादी को लेकर एक रिपोर्ट छापी है। उसने अंदरूनी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि सालों से अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनियों के पदाधिकारियों और भारतीय अधिकारियों के बीच हर दूसरे हफ्ते एक मीटिंग होती थी। अखबार के मुताबिक ये लोग तय करते थे कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर क्या जा सकता है, क्या नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल पहले इन मीटिंग्स में एक बड़ा और तीखा मोड़ ले लिया। अखबार का कहना है कि मीटिंग्स में भारत सरकार का दखल बढ़ने लगा। जो अफसर पहले कुछ ट्वीट्स हटाने के लिए कहते थे, अब वो सीधे अकाउंट्स हटाने की बात करने लगे और 1-2 नहीं, सैकड़ों अकाउंट्स। नए नियम बने, ऐसे नियम जो पदाधिकारी सरकार की मांगों को अस्वीकार करते हैं, उन्हें जेल का जोखिम होने लगा। उनकी कंपनियों को भारतीय बाजार में बंद किए जाने की धमकियां मिलने लगी। कंपनी के पूर्व पदाधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को बताया कि जो सोशल मीडिया कंपनियां इस तरह के सेंसर की मुखालफत करती थीं, वो सरकार के सेंसर के प्रति और सहिष्णु हो गई। ये सहिष्णुता खासकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना वाली पोस्ट हटाने की मांगों के लिए देखने को मिली। एक समय दुनिया भर में सरकारों के दबाव से लड़ने वाली कंपनी ने घुटने टेक दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में सरकारी आदेश के बाद ट्विटर और यूट्यूब ने मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री को हटा लिया। अक्टूबर में दक्षिण एशिया में बहुलवाद और धार्मिक आज़ादी की वकालत करने वाले 2 अमेरिकी ग्रुप्स के खातों को ब्लॉक कर दिया गया। इसके इतर कथित तौर पर ट्विटर ने पीएम मोदी और उनके प्रशासन की आलोचना करने वाले पोस्ट और पत्रकारों के अकाउंट हटाए हैं। रिपोर्ट कहती है कि एलन मस्क की कंपनी खरीदने से 1 साल पहले ही प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार की पकड़ मजबूत हो गई थी। मस्क के आने के बाद अपेक्षा की थी कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन वो भी कुछ खास मजबूत साबित नहीं हुए। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने गुरुवार को चिकनगुनिया के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। मच्छर से पैदा होने वाली इस बीमारी में तेज ज्वर और जोड़ों में दर्द होता है और यह शिशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है। FDA की मंजूरी के बाद उम्मीद है कि जल्द ही वैक्सीन पूरी दुनिया में उपलब्ध होगी। इस समय चिकनगुनिया के इलाज के लिए कोई विशेष दवा नहीं है। इस साल अकेले सितंबर में ही चिकनगुनिया के 4,40,000 मामले सामने आए और 350 मौतें हुई।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आगामी 15 नवंबर को एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिका और चीन में तनाव के बीच इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। आगामी बुधवार को होने वाली इस मुलाकात के लिए कैलिफोर्निया में तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करना है। कहा जा रहा है कि दोनों नेता व्यापार, ताइवान और खराब अमेरिकी चीनी संबंधों को लेकर बातचीत के लिए मिलेंगे। ये लगभग एक साल में दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के बीच पहली बातचीत होगी। आईसीसी ने शुक्रवार शाम प्रेस रिलीज जारी करके बताया है कि आईसीसी बोर्ड ने श्रीलंका क्रिकेट की मेंबरशिप निलंबित करने का फैसला किया है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सदस्य होने के नाते श्रीलंका क्रिकेट अपने दायित्वों का पालन करने में विफल रहा है। आईसीसी का कहना है कि श्रीलंका अपने कामकाज को स्वतंत्र रूप से चलाने में सक्षम नहीं है और श्रीलंका क्रिकेट ये सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है कि वो श्रीलंका में सरकारी दखल के बगैर क्रिकेट के प्रशासन व नियमन जैसी जिम्मेदारियां निभा सके। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।